लेसन्स को एंजॉय करें। कक्षा 12 के लिए लॉस्ट स्प्रिंग लेसन मैंने कंटिन्यू कर रखा है। इसके 3 पार्ट मुझे बनाने हैं। आज पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूं मैं। लॉस्ट स्प्रिंग में हमने पढ़ा था कि अनीस जंग जो लेखिका हैं वो एक साहिब लड़के से मिलती हैं। काफ़ी गरीब लड़का है और उसके जैसे बहुत से लड़कों से मिलती हैं वो। ये लड़के कचरा उठाने का काम करते हैं और कचरे में इनकी उम्मीद रहती है कि इनको 1 या 2 रुपया या 5 रुपये का सिक्का मिल जाए। अनीस जंग इन लड़कों से बातचीत भी करती है, जैसे कि साहिब से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। साहिब कहता है कि पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। वो देखती है कि ये बच्चे सुबह निकलते हैं अपने घरों से, जैसे कि चिड़ियाएँ निकलती हैं, और दोपहर होते होते अपने घरों में पहुंच जाते हैं। कचरा बीनने का काम करते हैं ये बच्चे। इस प्रकार के बच्चे साहिब से पूछा तो उसको पता है कि साहिब अच्छी जगह रहता था जहां उसका घर था पहले। कभी बांग्लादेश से आया हुआ है ये। पहले इसका घर खेतों के बीच में था, लेकिन बाढ़ की वजह से इसको अपनी जगह छोड़नी पड़ी थी और अब ये सीमापुरी दिल्ली में आकर के बस गए हैं। और सीमापुरी जो स्थान है बिल्कुल निर्जन स्थान था। 1971 की बात की है लेखिका ने कि बिल्कुल निर्जन स्थान था, लेकिन अब उस पर अतिक्रमण हो गया और इसके जैसे साहिब के जैसे बहुत से परिवार यहाँ पे रहते हैं। साहिब के जैसे बहुत से परिवार यहाँ रहते हैं और यहाँ पे अपने जीविकोपार्जन कचरा बीनने का वो काम करते हैं। और ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सर्वाइवल में, जीविकोपार्जन में उनका साथ देते हैं। लेखिका कहती है कि जिस जगह पर ये रह रहे हैं वहाँ ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही सीवेज, ड्रेनेज, नालियों की व्यवस्था नहीं है, गंदे पानी के निकास का स्थान नहीं है। और जिन घरों में ये रह रहे हैं वो मिट्टी के बने हुए घर हैं, इन पर टिन की छत है, तिरपाल की छत है, लेकिन इनका राशन कार्ड में नाम जरूर है। राशन कार्ड की वजह से वोटर लिस्ट में इनका नाम आ गया है, कोई पहचान नहीं है इसके अलावा इनकी, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से अनाज ज़रूर मिल जाता है। इस तरह से ही हम यहाँ पे पढ़ते हुए आ रहे थे। आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2, आइए मेरे साथ जुड़िए। पार्ट 2 की स्टडी कर रहे हैं हम। पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, क्योंकि वहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 2 के लिए मेरे साथ जुड़ें। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, says Sahib, his eyes lighting up. I sometimes, कभी कभी मैं ढूंढ लेता हूँ a rupee, 1 रुपया, even a 10 rupee note, कभी 10 का नोट भी मिल जाता है। साहिब से, साहिब इस बात को कहता है his eyes lighting up, और ऐसा कहते हुए साहिब की आंखों में प्रकाश सा आ जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. When you can find, जब तुमको मिल जाता है, a silver coin, एक चांदी का सिक्का, कहने का मतलब 10 रुपये तक यदि आपको कचरे के ढेर में मिल जाते हैं, in a heap of garbage, कचरे के ढेर में, you don't stop scrounging, तो तुम तलाश करना नहीं छोड़ते हो, for there is hope of finding more, क्योंकि और ज़्यादा पाने की फिर उम्मीद रहती है। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. It seems, ऐसा प्रतीत होता है, that for children, बच्चों के लिए, garbage has a meaning different, कचरे का मतलब बच्चों के लिए अलग है, from what it means to their parents, जो मतलब इनके माता पिता के लिए है कचरे का, उस मतलब से भिन्न मतलब है ये बच्चों के लिए इस कचरे का। देखिए किस तरह से, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो कचरा अद्भुत चीजों से भरा हुआ है, लिपटा हुआ है, क्योंकि वो उसमें रुपए ढूंढने की कोशिश करते हैं, सिक्के ढूंढने की कोशिश करते हैं बच्चे तो। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़े लोगों के लिए ये जीविका का एक साधन के जैसे है। कचरे में से वो प्लास्टिक की पॉलीथीन ढूंढते हैं या फिर प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह ढूंढते हैं इनके बड़े, और उसको ले जाकर के बेचते हैं। तो बच्चों के लिए तो ये, लेखिका कह रही है, बच्चों के लिए तो ये अद्भुत है, लिपटा हुआ है अद्भुत चीज़ों में, लेकिन इनके बड़ों के लिए
ये जीविकोपार्जन का साधन है, कचरा बीनना। वन विंटर मॉर्निंग I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. एक सर्दी की सुबह I see साहिब, मैं साहिब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, वो एक दीवार जिस पर गेट लगा हुआ है वहाँ खड़ा हुआ है, ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस के ही एक क्लब की दीवार है उसके गेट पर खड़ा हुआ है। वॉचिंग टू यंग मैन, दो लोगों को देख रहा है, वो ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद कलर की पोशाक पहनी हुई है, प्लेइंग टेनिस, और ये दो लोग क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। तो टेनिस खेलते हुए देखता है, ये वो रैकेट होता है और एक बॉल होती है जिसका लिएंडर पेस और महेश भूपति हमारे इंडिया के फेमस प्लेयर हैं टेनिस के। तो टेनिस खेलते हुए देखता है, आई लाइक द गेम ही हम्स, और वो गुनगुनाते हुए कहता है, हम्स मिस गुनगुनाते हुए, धीमे से कहता है, आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे से खड़े होकर देखकर ही, कंटेंट संतुष्ट है साहिब, दीवार के पीछे खड़े होकर देख रहा है वो, और पीछे से देखकर ही वो संतुष्ट है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करता है कि जब कोई नहीं होता है, यहाँ पे आसपास कोई नहीं होता, तो मैं इस क्लब में अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है, जो गार्ड खड़ा रहता है दरवाजे पर, वो मुझे कभी कभी झूला झूलने देता है, मैं जाकर के स्विंग झूले पर झूल लेता हूं कभी कभी। साहिब टू इज बियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब टू इज बियरिंग, साहिब ने भी पहने हुए हैं टेनिस शूज, टेनिस वाले जूते साहिब ने भी पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, लेकिन वो थोड़ा सा विचित्र लग रहे हैं वो जूते, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, क्योंकि जो उसकी शर्ट का कलर है वो डिस हो गया है, वो उड़ गया है, साहिब की शर्ट का रंग उड़ गया है। एंड शॉर्ट्स, और साहिब ने जो नेकर पहन रखा है, हाफ पैंट पहन रखा है, उसका भी कलर उड़ गया है। तो उस उड़े हुए कलर पर वो जूते थोड़े से विचित्र लग रहे हैं। समवन गेव दैम टू मी, किसी ने ये मुझको दे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो अपनी बात को समझाते हुए कहता है, किसी ने मुझको ये जूते दे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, इसके पीछे तथ्य यह है कि दे आर डिस्कार्डेड, वो फेंके हुए जूते हैं, वो नेग्लेक्टेड, डिस्कार्डेड मीन्स नेग्लेक्टेड, वो फेंके हुए जूते हैं, उपेक्षित जूते हैं, ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनवान लड़के के, हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर दैम, जिसने शायद पहनने से मना कर दिया था, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक जूते में छिद्र था, होल हुआ पड़ा था, इसकी वजह से शायद उस पैसे वाले लड़के ने उनको पहनने से मना कर दिया। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन साहिब को ये चीज़ से कोई परेशानी नहीं है, उसमें छिद्र हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है साहिब को। फुरबन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, एक लड़का जो नंगे पैर चला हो, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसको यदि छेद वाला जूता भी मिल जाए तो वो तो उसके सपने सच होने के जैसा है, ड्रीम कम ट्रू। तो लेखिका कह रही है कि जो लड़का नंगे पैर चला हो, उसको तो यदि छिद्र वाला जूता भी मिल जाए तो उसके तो सपना सच होने के जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जिस खेल को वो ध्यान लगा करके देख रहा है, इज आउट ऑफ रीच, वो उसकी पहुंच से बाहर है। लेखिका कह रही है कि इस खेल को ये नहीं खेल सकता, क्योंकि इसके लिए तो काफी पैसा चाहिए इसका सामान खरीदने के लिए। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहिब एक दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है, बाल्टी है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए कहता है
कि मैं आगे सड़क पर एक टी स्टॉल है, चाय की दुकान है, उस पर अब मैं काम करता हूं। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और दिन का खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुमको ये काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा कि उसके चेहरे पर से वो केयर फ्री, स्वतंत्रता का भाव खत्म हो गया। जो चिंता रहित पहले होता था बच्चा, जब ये घूमता फिरता था, वो भाव अब इस बच्चे के चेहरे पर से खत्म हो गया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द स्टील कैनिस्टर, वो स्टील का बना हुआ कनस्तर, सीम्स हैवियर, वो ज्यादा वजन वाला प्रतीत हुआ, देन द प्लास्टिक बैग, बजाय उस प्लास्टिक के थैले के, ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसे वो अपने कंधे पर बड़ी आसानी से लेकर जाता था। कैनिस्टर की तुलना में, वो उस प्लास्टिक बैग की तुलना में ये कैनिस्टर उसे भारी लगा। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, कैनिस्टर उस व्यक्ति का था, या कैनिस्टर उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा, अब वो काम करने वाला बन गया, अब वो नौकर बन गया है। इसलिए उस बच्चे के चेहरे पर से जो केयर फ्री लुक था, चिंता रहित जो चेहरा था जब पहले मिलता था, वैसा चेहरा लेखिका को अब नहीं लगा उसका। तो ये यहाँ पे इसकी कहानी है। अब कहानी चालू होती है मुकेश की। साहिब की कहानी खत्म हो जाती है यहीं पे। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जोर देता है खुद का अपना मालिक बने रहने पर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मिस्त्री बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो अपनी बात को कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम कारों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में देखते हुए सीधा जवाब दिया उसने कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। हिज ड्रीम, उसका सपना, looms like a mirage amidst the dust of streets that filled his town Firozabad, famous for its bangles. His dream, उसका सपना, looms, प्रतीत होता है, like a mirage, एक भ्रम के जैसे। मिराज होता है भ्रम। मृग तृष्णा, मृग तृष्णा क्या होती है कि गर्मियों में आप यदि कोई रेगिस्तान में चल रहा है तो जून के महीने में ऐसा लगता है कि धूप से कि वहाँ आगे कहीं पानी है, लेकिन जैसे आगे जाते हैं तो पानी नहीं मिलता, तो ये होती है मृग तृष्णा। जैसे कि रामायण में जब सीता जी को पंचवटी पर वो मृग दिखा था, हिरण दिखा था, तो उसके सोने के सींग थे, जबकि किसी भी हिरण के सोने के सींग नहीं होते हैं। तो ये होती है मृग तृष्णा, भ्रम जिसे कहते हैं। तो हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, उसका सपना प्रतीत होता है एक भ्रम के जैसे, अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उन धूल भरी गलियों में, दैट फील्ड हिज टाउन फिरोजाबाद, जो धूल उसके कस्बे फिरोजाबाद की गलियों में भरी रहती है। तो ऐसी गलियों में, ऐसी गलियों के बच्चों के लिए गाड़ी चलाने का जो सपना है वो एक भ्रम के जैसा है। इट इज द सेंटर, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर परिवार फिरोजाबाद में व्यस्त है इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, ये फिरोजाबाद जो है वो भारत की शीशा उद्योग का केंद्र है। यहाँ शीशा को ब्लोइंग, शीशे को गर्म करके और उसको एक नया रूप दिया जाता है। तो शीशा उद्योग का एक केंद्र है ये भारत में फिरोजाबाद,
वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहां परिवारों ने बहुत सी पीढ़ियां बिताई हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करके, बेल्जिंग ग्लास, शीशों को जोड़ करके अपनी पीढ़ियां बिताई हैं, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द विमेन, चूड़ियां बना करके सारी महिलाओं को, इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इस जमीन पर जितनी महिलाएं रहती हैं उन महिलाओं को चूड़ियां बना करके, शीशे जोड़कर, भट्टियों के आसपास काम करके फिरोजाबाद के परिवारों ने अपनी पीढ़ियां बिताई हैं। पीढ़ियों ने काम किया है इस जमीन पर रहने वाली महिलाओं को चूड़ियां बना करके। मुकेशेस फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है जो फिरोजाबाद में काम करता है। None of them knows that it is illegal for the children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. None of them knows, उनमें से कोई नहीं जानता that it is illegal for children, ये बच्चों के लिए गैर कानूनी है, like him, मुकेश के जैसे बच्चों के लिए ये गैर कानूनी है, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज, शीशे की भट्टियों पे काम करना गैर कानूनी है छोटे बच्चों के लिए, विद हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि उच्च तापमान होता है इन भट्टियों का, तो उच्च तापमान वाली भट्टियों पर छोटे बच्चों का काम करना गैर कानूनी है। इन डिंजी सेल्स, ये बदबूदार कमरों में काम करते हैं ये छोटे बच्चे, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां ना तो हवा आती है ना ही उजाला होता है, दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. That the law if enforced, यदि कानून को वहां लागू किया जाए, could get him, तो मुकेश जैसे बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और उन 20,000 बच्चों को भी बाहर निकाला जा सकता है, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज, उन गर्म भट्टियों में से, गर्म भट्टियों में काम करने पर से, वेयर दे स्लॉग, जहां वो कठिन मेहनत करते हैं, स्लॉग हार्ड वर्क करते हैं, दियर डे लाइट आवर्स, दिन के समय में इन भट्टियों के, गर्म भट्टियों के पास रह करके वो कठिन मेहनत करते हैं, बदबूदार कमरों में काम करते हैं, उच्च तापमान वाली भट्टियों के पास काम करते हैं, बिना प्रकाश वाले कमरों में काम करते हैं ये बच्चे, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आईज, और इस वजह से प्राय इनके आंखों की रोशनी भी चली जाती है, क्योंकि दिन भर उच्च तापमान वाली भट्टियों के पास काम करते हैं, दिन भर अंधेरे में काम करते हैं, तो क्या होता है इन बच्चों की आंखों की रोशनी भी प्राय चली जाती है। मुकेशेस आई बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक जाती हैं जब वो वॉलंटियर्स, आगे से कहता है, पेशकश करता है मुझसे, टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने की, मुझे घर ले जाने के लिए कहता है, तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। अनीस जंग कह रही है इस बात को, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जिस घर के बारे में वो गर्व से कहता है कि हमारे घर को रीबिल्ट, पुनः बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन chalked with gaves, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in primeval state. We walked down, हम चल दिए आगे, stinking lanes, बदबूदार गलियों में होकर के, chalked with gaves, और ये गलियां अवरुद्ध थीं, विद गावेज, कचरा ही कचरा भरा हुआ था इन गलियों में, पास्ट होम्स, घरों के पास में होकर के गुजरे, दैट रिमेन्स हॉबल्स, ये घर भी गंदे थे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, इन घरों की दीवारें क्रम्बलिंग, टूटी फूटी थी, बॉबली डोर्स, लड़खड़ाते हुए हिलते हुए दरवाजे थे इन घरों में, नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं थी इन घरों में, क्राउडेड विद फैमिलीज, परिवारों की भीड़ थी, ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, इसमें मानव और जानवर, को एग्जिस्टिंग, एक साथ रह रहे थे, इन अ प्राइमेबल स्टेट, ऐसे लग रहा था जैसे किसी पुराने समय में आ गए, प्राइमेबल स्टेट, किसी प्राचीन समय में आ गए, इस तरह से जानवर और मनुष्य एकदम भीड़ सी रह रही थी, गंदी बदबूदार गलियां, टूटे फूटे दीवारें, टूटे फूटे दरवाजे, खिड़कियां थी नहीं, ऐसी जगह पे पहुंच गए थे हम।
ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के सामने वो रुकता है. बैंग्स अ बॉबली आयरन डोर, और एक हिलते हुए लोहे के दरवाजे पर बैंग विद हिज फुट, अपने पैर से एक ठोकर मारता है उस दरवाजे पर. एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का देकर इसको खोल देता है. वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, और हम आधी बनी हुई झोंपड़ी में हमने प्रवेश किया, क्योंकि उसने कहा था मुकेश ने कि हाफ बिल्ट है, आधा बन रहा है अभी. इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, इसके एक हिस्से में सूखी हुई घास की झोंपड़ी डली हुई थी. इज ए फायरवुड स्टॉप over which sits a large vessels of sizzling spinach leaves, और इसके एक हिस्से में जहाँ घास की झोंपड़ी डली हुई थी वहीं पे इज अ फायरवुड स्टोव, वहाँ एक चूल्हा था. ओवर विच, जिस चूल्हे के ऊपर सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था. ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिस पर स्पिनच पालक उबल रहा था, जिस पर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कुछ और कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं. अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, एक कमजोर सी जवान महिला इज कुकिंग, पका रही है, इवनिंग मील, शाम का भोजन. फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए एक महिला शाम का खाना पका रही है. थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है लेकिन वो मुस्कुराती है. सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र उसकी ज्यादा नहीं है. सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, उसको बहू के रूप में आदर मिलने लग गया है. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, क्योंकि वो घर की पुत्र वधू है तो घर की बहू के रूप में उसको आदर मिलने लग गया. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड दियर फादर, उसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी है, अपने पति की, दूसरा मुकेश की, और मुकेश और उसके पति के पिता की. तो 3 पुरुषों की जिम्मेदारी है इस बहू के ऊपर. When the older man enters, जब घर के बुजुर्ग प्रवेश करते हैं घर में, या बड़े प्रवेश करते हैं, she gently withdraws behind the broken wall, वो चुपचाप टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है. एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को अपने चेहरे पर ले आती है. एज कस्टम डिमांड्स, जैसी कि प्रथा की मांग है, जैसा कि रीति रिवाज की मांग होती है. डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि पुत्र वधुओं को अपने चेहरे पर घूंघट कर लेना चाहिए अपने घर के बड़े लोगों के सामने. इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्पॉवरिस्ड बैंगल मेकर, इस मामले में जो घर का बड़ा है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है, बैंगल मेकर है. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, कई सालों की कठिन मेहनत के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, कई सालों की कठिन मेहनत के बावजूद टेलर के रूप में काम करने के पहले टेलर के रूप में काम किया, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया. ही हैज फेल्ड, ये असफल हुआ है मुकेश का पिता. टू रिनोवेट अ हाउस, अपने घर का पुनर्निर्माण करने में भी असफल हुआ है. सेंड हिज 2 sons, अपने दोनों बेटों को टू स्कूल भेजने में भी वो असमर्थ हुआ है. ऑल ही हैज मैनेज्ड, जो कुछ वो कर सका, इज टीच देम वॉट ही नोज, जो कुछ मुकेश का पिता जानता है वो कुछ उसने उनको सिखा दिया. और क्या सिखा दिया? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने वाली कला के रूप में उसने पारंगत कर दिया है अपने बेटों को. तो यहाँ पे अपना पार्ट 2 फिनिश होता है. अब पार्ट 3 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और पार्ट 3 अंतिम पार्ट रहेगा इस लेसन का,
उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए।